वेलकम गाइस इन जाइल। सो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट आ गया है। जो यहाँ पर हम MPPSC 2019 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखते हैं, अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला देख लीजिए। यहाँ पे हम 51 से आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 50 क्वेश्चंस को हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। देखिए आपके लिए क्या है क्वेश्चन पहला। तो 51वां क्वेश्चन जो यहाँ पे है ये है कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश में किस जिले में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुरैना। अब आपको ये याद रखना है कि जो बानमौर विकास केंद्र है ये सीमेंट से संबंधित है। साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा सा कवर करते जाना है। तो भिंड शिवपुरी इनके बारे में भी देख लेना है कि यहाँ पे कौन कौन सी औद्योगिक केंद्र हैं। तो यहाँ पे अगर आप भिंड को देखेंगे तो भिंड में आपका मालनपुर मिलता है। अगर आप शिवपुरी को देखेंगे तो यहाँ पर जावद मिलेगा। ये सब सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा कैमूर की जो फैक्ट्री है वो आपको मिलेगी कटनी में। और सतना भी आपका सीमेंट फैक्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का आरंभ कब से किया गया। तो जो इसका आरंभ है वो सितंबर 2014 से किया गया था। तो इस तरीके के जो भी कार्यक्रम हैं, जैसे कि आपका स्टार्टअप इंडिया हो गया, तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 16 जनवरी 2016 से इसका आरंभ हुआ है। और अगर आप देखते हैं आयुष्मान योजना, तो आयुष्मान जो आरोग्य योजना है वो आपकी 21 सितंबर 2018 से शुरू हुई है। तो ऐसे जो कार्यक्रम आपकी जो योजनाएं हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उसके बारे में आपको पढ़ते चलना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मेक इन इंडिया यहाँ पे पूछा हुआ है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि स्टार्टअप इंडिया कब से शुरू हुआ, या कोई और भी कार्यक्रम आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अपने बड़े शहर हैं वही शामिल होंगे। तो बड़े शहरों में इंदौर आता है, देवास और इंदौर हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो इसके लिए वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय जो है ये भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित होगा। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो हम जैसे जानते हैं कि फाइनेंशियल जो कैपिटल अपनी इंदौर है, तो इसका जो आंसर है वो इंदौर हो जाएगा। इसके अलावा ये जबलपुर आपकी कल्चरल कैपिटल मानी जाती है, ये तो अपनी कैपिटल है ही। और उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। तो थोड़ा सा आपको साइड बाय साइड की इससे रिलेटेड कुछ 4 पॉइंट आपको, जो एक एक्चुअल ऑप्शन है उसके अलावा जो ऑप्शंस बच रहे हैं उसको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। अभी ये पूरी सीरीज होने के बाद हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, और 20 क्वेश्चन अगर आप 25 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि बोधन दवा किसका सेनापति था। तो ये शाहगढ़ के राजा बख्तवली का सेनापति था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गौण अगरिया, गौण अगरिया ये तो सही है। बैगा बिजावर भी सही है। आयोग ने इसका जो ऑप्शन दिया था वो C और D ये गलत दिया था। तो पता नहीं कैसे वो C और D 2 ऑप्शन एक साथ दे रहा है। ऐसी गलतियां आयोग करता रहता है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो मांडू धार जिले में है, बिल्कुल सही बात है। और मांडू में हिंडोला महल है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों सत्य हो जाएंगे। आगे देखिए, जल विहारी का मेला कहाँ पर लगता है। तो जो जल विहारी का मेला है ये आपका छतरपुर में लगता है। और तो अब देखिए, यहाँ पर अगर आपसे जल विहारी का मेला पूछा है तो आपको थोड़ा सा और जो मेले लगते हैं अपने यहाँ वो देख लेना। जैसे कि अगर आप सिवनी में देखें तो सिवनी में आपका माघ गोगरा का मेला लगता है,
माघ गोगरा का मेला। ठीक है। और अगर आप और कोई और मेले देखें तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि सागर में आपका धामोनी उर्स का मेला लगता है। और कान्हा बाबा का जो मेला है वो कहाँ लगता है, आपका सोदालपुर में लगता है। कान्हा बाबा का मेला सोदालपुर में लगता है। तो ऐसे आपको जैसे एक मेला यहाँ पे पूछा हुआ है तो आपको सारे मेले यहीं पे ऐसे करके पढ़ लेने हैं। तो बस ऐसे ही आपको एनालिसिस करनी है पेपर की। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। आगे देखते हैं, काठी है। तो काठी क्या है, ये एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कि निमाड़ अंचल में मनाया जाता है। निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपका आएगा अर्जुन अवार्ड, फिर आपका आएगा द्रोणाचार्य, फिर आपका राजीव गांधी और फिर आपका ध्यानचंद पुरस्कार आ जाएगा। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका तीसरा। यहाँ पे आपको देखना है कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में शुरू होता है और द्रोणाचार्य आपका 1985 में, राजीव गांधी आपको 1991-92 से शुरू होगा और 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार। तो क्रोनोलॉजी में आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय जल का ध्वजवाहक कौन था। तो उस समय जो हमारे ध्वजवाहक थे वो अभिनव बिंद्रा थे। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पद तालिका में भारत का क्रम क्या था। तो इसमें भारत का क्रम तीसरा था, ये आपको याद रखना है। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। तो जो इसका आयोजन है वो लॉस एंजलिस में होगा और ये आपका 64 नंबर का ग्रीष्मकालीन आपका ओलंपिक खेल होगा और ये 2028 में होगा। तो देखिए, अगर इस बार ये पूछा है कि किस शहर में आयोजित होगा तो अगले बार ये पूछ सकता है कि लॉस एंजलिस में जो आपका ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किए जाने वाला है वो किस ईयर में होगा। तो 2028 में होगा। वो ऑप्शन आपको 2026 दे देगा, 2024 दे देगा। बस ऐसे ही थोड़ा सा घुमा देते हैं वो, बस और कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं। अब IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IAAF का जो मुख्यालय है वो मोनाको में स्थित है। आपको थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देख लेना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। तो ये आपके 5 बार चुनाव हो चुके हैं। और इसका अगर गठन देखें तो हम लोग 1 फरवरी 1994 को होता है। तो उसके बाद से अभी तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये 243 के अंतर्गत करता है। पंचायती राज विषय किस में आता है। तो पंचायती राज विषय आपका राज्य सूची में आता है। आपको पता है 3 सूचियाँ होती हैं आपकी, एक तो केंद्र वाली मतलब कि संघ हो गई, एक राज्य हो गई और एक समवर्ती हो गई। केंद्र में सारा पावर केंद्र के पास होता है, राज्य में सारा पावर राज्य के पास रहेगा। और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होता है कि वो मिलजुल के वहाँ पर जो भी विषय हैं उसमें काम करेंगे। और इसके अलावा जो पावर होती हैं उसको रेसिडुअल पावर बोलते हैं, वो आपकी केंद्र में निहित होती हैं। तो 4 तरीके की पावर आप यहाँ पर देख लिए हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपका भाग 9 होगा। अब यहाँ पे आपको जल्दी से ये भी देख लेना है कि भाग 6 में क्या है। तो ये आपके स्टेट से डील करता है। इसके अंतर्गत आपको 152 से 237 अनुच्छेद मिलेंगे। फिर आपको देखना है भाग 7। तो इसके बारे में याद रखना है कि इसको 7वें संविधान जो संशोधन हुआ था 1956 में उसके द्वारा हटा दिया गया था। आपका जो भाग 8 है वो यूनियन टेरिटरी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे डील करता है। और ये आपका आर्टिकल 239 से 242 तक डील करता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 लाख नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उज्जैन और ग्वालियर में ही आता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो उज्जैन है
इसकी जो जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी वो 2011 के अनुसार 10 लाख से कम थी। ठीक है ना। तो उज्जैन और ग्वालियर, इन दो में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेएसपी का मतलब क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है जावा सर्वर पेजेस। फिर बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन माइक्रोसॉफ्ट करती है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऐप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको जो डिफ़ॉल्ट वेब इंजन है वो बिंग मिलता है। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो देखिए स्कैनर में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, मतलब ये इनपुट हो जाएगा। कीबोर्ड से भी एंट्री कर रहे हैं, माउस से भी एंट्री कर रहे हैं, मॉनिटर से भी कर रहे हैं, तो ये सारे आपके एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड आपको बिल्कुल अप्लाई करते जाना है। अब बचा सिर्फ ये, तो आपका प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये आपका आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएगा। एलिमिनेशन आपको करते रहना है। खालिस्तान को ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द से जल्द एक्सेस किया जा सकता है, तो बुकमार्क, ये एक स्टार के तरीके का नहीं होता है, जो हम लोग अगर इसको बुकमार्क कर दे रहे हैं तो अगले बार सीधे बुकमार्क सेक्शन में जाके वो वेबसाइट या जो भी आप वहाँ पे बुकमार्क किए हैं तुरंत आप खोल सकते हैं। फिर देखते हैं कब न्यायालय, अब देखिए यहाँ से आपके ये एक्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो एक्ट वाले सेक्शन में हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि बदल चुका है। अब एक्ट की जगह में आपका आयोग आएगा, तो इसको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं, तो इनके जो जनक हैं वो हमारे विक्रम साराभाई हैं, ये हमको याद रखना है। और जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हैं, ये एटॉमिक एनर्जी से संबंधित हैं, उसके जनक उनको माना जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं, तो ये आपकी लैडिंग कोशिकाएं होती हैं। ये आपको याद रखना है कि लैडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन के बारे में अगर देखें तो ये आपके मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है, जो कि मेल में फेशियल हेयर और आपके जो बॉडी के हेयर्स होते हैं, और जो वॉइस चेंज होता है आपका किशोरावस्था के बाद, तो इसी हार्मोन के कारण होता है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक जो योगदान है वो CO2 गैस का है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके AC और रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, ये ओजोन क्षरण में बहुत ज़्यादा भूमिका इसकी रहती है। और मीथेन आपकी ये बायोगैस होती है जो गोबर वगैरह से आपको गोबर संयंत्र से मिलती है, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो ऑक्सीजन का है। जानते हैं ना, H2O, सबसे ज़्यादा वाटर हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो ये आपका एक डिप्रेसेंट है, मतलब कि अवसादकारी। और थोड़ा सा अफीम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि MPPSC में 3 से 4 क्वेश्चन अफीम से 2019, 2018, 2017 में से पूछ चुका है। तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो पेपावर सोमनीफेरम होता है, और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मंदसौर और नीमच में उगाई जाती है। तो इसका जो यूज होता है वो मेडिसिनल यूज के लिए ये उगाई जाती है। आगे देखते हैं, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो यहाँ पर 2019 का पूछा हुआ है। उस समय जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। अब हमको 2020 वाला याद रखना है, तो 2020 में जो UK आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो बोरिस जॉनसन, उनको आना था, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं आ पाए, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के जो विशिष्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो श्री ल्योम्पो दामचो डोरजी भूटान के थे, तो वो थे। अभी आपको देखिए 2015 का पूछा हुआ है 2019 वाले पेपर में,
तो समसामयिकी में ये आ जाएगा। करंट अफेयर्स नहीं कि वैसे एक ही साल का पूछा हुआ है, एक साल पीछे का पूछ रहा है आपसे, तो थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व वगैरह है उस टॉपिक में आता है। तो जो एमपीपीएससी के सिलेबस में दे रखे हैं टॉपिक, कम से कम उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर है एज इट इज़, तो वो बढ़िया से आपको पढ़ लेना है, भले वो 2-3 साल पिछला क्यों ना हो, है ना। आगे देखिए, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो वो आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसको 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका जो डेट्स वगैरह है वो एमपीपीएससी में थोड़ा अच्छा खासा पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री कन्या योजना है वो, पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। दूसरी बात ये 2006 से प्रारंभ की गई है। इसमें जो आपकी निर्धन कन्या होती हैं या विधवा होती हैं या जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, उनका सामूहिक विवाह किया जाएगा और उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कुछ राशि प्रदान की जा रही है। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ये लघु फिल्म थी जिसने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ये हीरापुर के जमींदार थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो कम्युनल अवार्ड, ये देखिए आपको 1909 वाला हो जाएगा, ठीक है। मिंटो और मॉर्ले, तो आपको ये याद रखना है कि मिंटो क्या थे? मिंटो उस समय वायसरॉय हुआ करते थे और मॉर्ले क्या थे? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो सांप्रदायिकता के जो जनक बोला जाता है वो मिंटो को ही बोला जाता है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया था कि कम्युनल अवार्ड दिया गया था, मतलब कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव होंगे, है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में। थोड़ा सा अगर हम 1892 के अधिनियम के बारे में देखें तो 1892 के अधिनियम में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी और राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने के लिए कार्यकारिणी से प्रश्न पूछे जाने की इजाज़त यहाँ पर इनको मिल गई थी। 1919 का देखा जाए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो डायरकी थी वो लगाई गई थी, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो छीन ली गई थी, ठीक है, वो लगा दिया गया था। और महालेखा जो परीक्षक होते हैं उसका जो प्रारंभ 1919 से ही हुआ था। 1935 का एक्ट जो डायरकी आपकी प्रोविंस में लगी थी उसको हटा दिया गया था, उसको सेंटर में लगा दिया गया था डायरकी को, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही होती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी होगी आपका। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अपने संविधान में ली गई हैं वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही ली गई हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया? तो ये फाजिल मोहम्मद खान हुआ करते थे। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो दयानंद सरस्वती हैं। आगे देखिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्न में से कौन सा अभिलेख देता है? तो जो इसकी जानकारी है वो आपका दसपुर शिलालेख देगा। इसके अलावा आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ध्यान रखना है कि इससे समुद्रगुप्त जी के बारे में पता चलता है, जिसको इंडियन नेपोलियन बोला जाता था। गुप्त काल के ये बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं। ईरान शिलालेख इससे सती प्रथा के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलती हैं, और जो हूण शासक हैं उनके शासनकाल के बारे में ईरान शिलालेख से मिलता है। हाथी गुम्फा, तो इस
के माध्यम से हमको खारवेल के जो राजा हुआ करते थे उनके शासनकाल का पता चलता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये आपका भालकुंड नहीं है। भालकुंड के बारे में याद रखना है कि ये सागर जिले में आता है। कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी बच्चे कपिलधारा को जबलपुर में लगा देते हैं या दुग्धधारा को जबलपुर में लगा देते हैं। तो कपिलधारा और दुग्धधारा दोनों अनूपपुर में है, आपको ये याद रखना है। और जो भेड़ाघाट है वो जबलपुर में है आपका, भेड़ाघाट और लमेटा घाट। कौन सा राजमार्ग जो है आपका वो मध्य प्रदेश में से होकर नहीं गुजरता है? तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो आपका NH8 है ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। बाकी NH3 हमारा सबसे लंबा है जो 917 किलोमीटर गुजरता है आगरा से मुंबई। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप, जैसे आपका आया बिहार बाढ़, तो बाढ़ आप जल्दी से देखिए कि बिहार में मिलती है, बिल्कुल कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक बोला जाता है। तो 1 का 2 होगा। अब 1 का 2 देखिए सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है तो आपका पहला सही हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है, एक ऑप्शन से आपको डायरेक्ट उत्तर मिल जा रहा है, ठीक है। फिर भूकंप आपका हिमालय क्षेत्र में आएंगे बहुत ज़्यादा। सूखा जो है आपके वो पश्चिमी व मध्य भारत के क्षेत्र में आते हैं। और जो सुनामी है वो भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र में ज़्यादा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो ये देखिए, टेलीग्राफ का पठार हिंद महासागर, यही गलत है। कोको कटक प्रशांत महासागर सही है। बेलविस कटक अंध सागर भी सही है। और अल्गुहास बेसिन हिंद सागर भी सही है। अंतिम जो क्वेश्चन है आज का और हमारे 2019 के पेपर के एनालिसिस का, तो उसमें ये पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम पूछा हुआ है। तो आरोही क्रम देखिए आप, जो सबसे बड़ी है अपनी बांग्लादेश से लगती है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल सबसे कम। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हम 2018 का पेपर जल्दी लेके आएंगे और आपको 2000 से लेके पूरा 2019 तक का हम करा देंगे और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आपका क्या होगा, जो अदर ऑप्शंस बच रहे हैं, क्योंकि किसी भी बुक में आप जाके देखेंगे तो जो ऑप्शन सही है सिर्फ उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसके जो अदर ऑप्शंस बच रहे हैं उसका एनालिसिस नहीं दे रखा है। जबकि जो क्वेश्चन बनते हैं जो अदर ऑप्शंस बचे हुए हैं उससे बनते हैं। तो ये हम कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पूरा का पूरा कवर करा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।